आप लोग सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सबका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। मेरे YouTube चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स मुझे वॉच कर रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आई होप कि उन सब का भविष्य उज्जवल बने। और मेरे बारे में वैसे आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी का एक जनरल डिस्कशन किया था। जनरल डिस्कशन चल रहा है इस सीरीज़ के अंदर अबाउट मेटाबॉल जो फिजियोलॉजी हैं, उसके अंदर आपने देखा था हार्ट का स्ट्रक्चर और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें देखी थी। उसी सीक्वेंस में आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको हिंदी में आप क्या बोल रहे हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या है, कैसे क्या उत्सर्जन तंत्र की कार्य प्रणाली होती है, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन आवर बॉडी। आपको दो डायग्राम आपको जनरली दिख ही रहे हैं, जो बोर्ड पे मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखे हैं टाइम बचाने के पर्पज़ के हिसाब से। तो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जनरली डिस्कशन कर लेता हूं कि जिन जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। वैसे और तो कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें। ठीक है, लाइक भी करें और लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के तक ये पहुंच सके। चलिए बात करते हैं उत्सर्जन क्या होता है। व्हाट इज अ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन दैट मीनिंग्स क्या होता है? एक्सक्रीशन किसे कहते हैं आप लोग? एक्सक्रीशन आप किसे बोलेंगे? आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में जो भी आपने लिया बॉडी के अंदर बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत आपने जो भी कुछ अंदर लिया है, तो वो जो जितना भी आपने खाया है ना, वो सारा का सारा मटेरियल तो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, अब तो यूज़फुल नहीं है तो फिर उसका क्या करोगे आप लोग? जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। और वो अनवांटेड चीज़ें क्या है, वो वेस्ट मटेरियल क्या है? एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जब अपनी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ को एनाबोलाइज या कैटाबोलाइज किया जाता है, तो आप लोग उसको कॉमनली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। समझिए बात को, जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है बेटा, मेटाबॉलिज्म के दौरान, यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ नए चीज़ों का सिंथेसाइज होता है, कुछ चीज़ों का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इस टाइम क्या होता है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। कौन से वेस्ट का? नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट होते हैं उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट का फॉर्मेशन होता है। दीज नाइट्रोजनी अपशिष्ट आर टॉक्सिक एलिमेंट और मैटर। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? टॉक्सिक हैं, जहरीले हैं, विषाक्त होते हैं। ठीक है, ऑल दीज काइंड ऑफ द सब्सटेंस आर टॉक्सिक एलिमेंट्स और सब्सटेंस। दैट एलिमेंट की जगह मैं अगर यहाँ पर सब्सटेंस वर्ड लिखूं, ठीक है, तो मच बेटर देन एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। अब हम लोग इसको क्या नहीं कर सकते, बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते। बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते तो क्या करना पड़ेगा? इसे वास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, इसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। बॉडी से बाहर निकालिए तो नाइट्रोजनी जो सब्सटेंस है, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बने हैं, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस द नाइट्रोजन वेस्ट आर सिंथेसाइज्ड और फॉर्म्ड। ठीक है, दे आर वास्ड आउट या एक्सक्रीड आउट फ्रॉम द बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? एक्सक्रीशन कहोगे। मतलब कि उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों को
शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। द एक्सक्रीशन दैट मीनिंग्स that during the metabolic process this nitrogenous substance are formed, these kind of which are washed out from the body by the excretory system. Clear? This process is called excretion. This process is called excretion कहलाएगा। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है इसमें आपने पढ़ रखा है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, दो प्रोसेस होता है। एनाबोलिज्म में क्या होता है कि सिंपलर जो कंपाउंड होता है उसको क्या किया जाता है? कंबाइन करके एक लार्ज सब्सटेंस बनाया जाता है, यानी कि एमिनो एसिड्स को जोड़ के आपको प्रोटीन बनाना है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मतलब जो लार्जर सब्सटेंस आपने इंजेस्ट किया है उसको ब्रेक डाउन करना है इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। तो बोथ आर कॉमनली, है ना, कंसोलिडेटली इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसको आप लोग क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। और इन मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान क्या बनेंगे? आपके नाइट्रोजनियस सब्सटेंस बनेंगे। उन नाइट्रोजनियस सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। आई होप आपको एक्सक्रीशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आप एक्सक्रीशन किसको कह रहे हैं, ठीक है। अब एक्सक्रीशन जो है आप जो कर रहे हैं वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस का कर रहे हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? द विच आर, कौन कौन से हैं? व्हाट टाइप ऑफ द नाइट्रोजनियस सब्सटेंस? नंबर 1 अमोनिया, ठीक है। नंबर 2 यूरिया, नंबर 3 यूरिक एसिड मोस्टली, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजनियस वेस्ट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक, ठीक है। हम लोग इन 3 टाइप्स के नाइट्रोजनियस वेस्ट के ऊपर बेस जो है ये एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वही डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, कि 3 टाइप के होते हैं। एक तो अमोनिया होता है, दूसरा यूरिया होता है, तीसरा कौन सा होता है? यूरिक एसिड होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, है ना, जो आप लोग बड़ी बड़ी क्लासेस के अंदर जाकर जब पढ़ेंगे तब उनके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी, ठीक है। हम लोग बाद में इन वीडियोज़ के अंदर आगे जो वीडियो आएंगे मेरे अलग से, मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि अलग से एक सीरीज चलाऊँगा जब टाइम मिलेगा मुझे। भी थोड़ा सा समय का वो जो चल रहा है क्राइसिस, उसके हिसाब से नहीं बना पा रहा, तो मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। लेकिन चलिए अभी डिस्कस करते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड पर। मैंने आपको बोला जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा कि नाइट्रोजनियस वेस्ट का फॉर्मेशन होगा, और इन नाइट्रोजनियस वेस्ट को आप क्या करोगे? बॉडी से बाहर निकालोगे। क्या करोगे? ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है इनको आपको क्या करना है बेटा? बॉडी से बाहर निकालना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? और मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो कौन कौन से हैं? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। 3 टाइप्स के नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं। एक तो कौन सा है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड होता है। इन तीनों टाइप्स के नाइट्रोजनियस वेस्ट के बेसिस पर, यानी कि हम एनिमल्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। नंबर 1 मतलब कि इन तीनों नाइट्रोजनियस वेस्ट के बेसिस पर, के एक्सक्रीशन के बेसिस पर हम लोग एनिमल को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 अमोनोटैलिक, या नंबर 2 यूरियोटैलिक, नंबर 3 यूरिकोटैलिक। नंबर 3 कौन सा बेटा? यूरिकोटैलिक। बात को समझना, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जो 3 टाइप्स के आपको मैंने नाइट्रोजनियस वेस्ट बताए थे, इन नाइट्रोजनियस वेस्ट के बेस पर हम एनिमल्स को 3 भागों में बांटते हैं या 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 अमोनोटैलिक। कौन सा? नंबर 1 अमोनोटैलिक। पहला अमोनोटैलिक का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशंस एनिमल्स, या अमोनिया जो है जब प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन जो है उसके अंदर अगर अमोनिया को हम लोग बॉडी से वॉश्ड आउट करते हैं, या कोई भी एनिमल जो है वो अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालता है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? अमोनोटैलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलेंगे कि अमोनोटैलिक एनिमल होता है। वो कौन सा एनिमल होता है? अमोनोटैलिक एनिमल होता है। बात को समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई एनिमल एज ए एक्सक्रीटरी सब्सटेंस या नाइट्रोजन वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर अमोनिया को बाहर वास्ट आउट करता है या बाहर निकालता है या एक्सक्रीट करता है, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? अमोनोटैलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमोनोटैलिज्म बोलेंगे। और उस एनिमल को कौन सा टाइप कहेंगे? अमोनोटैलिक एनिमल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अमोनोटैलिक एनिमल कहेंगे। इसमें जो होता है
एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस वो कौन होता है बेटा? अमोनिया होता है। ठीक है, पहली बात तो आप इसको समझ लीजिएगा। अगर बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर से आप अमोनिया को नाइट्रोजन वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकालेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे? उस एनिमल को आप क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक एनिमल। और दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। क्या कहलाएगा? अमोनोटेलिज्म कहलाएगा। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? अमोनोटेलिज्म कहोगे। बात समझ में आ गई? अमोनिया को एक्सक्रीशन करने के लिए दिस इज वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस। अब ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। इस टॉक्सिक सब्सटेंस को बहुत बाहर बॉडी से बाहर निकालने के लिए मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। सो मोर वाटर रिक्वायर्ड टू गेटिंग एक्सक्रीड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अमोनिया। अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, कारण कि बहुत ज़्यादा ये क्या है? टॉक्सिक होता है ना। और जनरली अमोनिया जो होता है बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस बॉडी के अंदर से बाहर निकलता रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको क्या होता है? बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए एक शर्त ये भी है, एक टर्म ये भी है कि आपको मोर वाटर इज रिक्वायर्ड टू गेटिंग एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि मोर वाटर रिक्वायर्ड गेटिंग एक्सक्रीशन फ्रॉम बॉडी से बाहर निकालने के लिए इसको बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ज़्यादा। कारण क्या है? कि ये टॉक्सिक एलिमेंट है। अब देखिए किस किस के अंदर होता है, इसका एग्जाम्पल देखिए। जनरली एक्वेटिक एनिमल में, जनरली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर आता है कार्टिलेजियस फिश। कौन सी फिश? कार्टिलेजियस फिश। ठीक है, कौन सी फिश में आता है? कुछ बोनी फिशेज होती हैं, बोनी फिशेज के अंदर भी होता है टेडपोल। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल के अंदर देखिए आप लोग, टेडपोल हो गया। टेडपोल इज अ लार्वा। टेडपोल इज अ लार्वा ऑफ फ्रॉग। टेडपोल क्या है? जनरली आप लोग किसको बोलते हैं? ये क्या है बेटा? लार्वा होता है किसका? जनरली फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको टेडपोल भी कहते हैं। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके लार्वा को हम लोग टेडपोल कहते हैं, बट मैं फ्रॉग के बारे में बोल रहा हूँ कि फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेडपोल बोलते हैं। ठीक है, बोनीफिश, बोनीफिश है ना। बोनीफिश कुछ कार्टिलेजियस फिश भी होती हैं। ठीक है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो होते हैं, कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं जैसे क्रेब्स वगैरह जो है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो है उसके अंदर भी क्या होता है बेटा? अमोनोटेलिक होते हैं। वो कौन से होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। बात को समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कौन कौन से एनिमल्स जो हो सकते हैं। तो मैं एक्सक्रीट द अमोनिया, मैं एक्सक्रीट द अमोनिया, मैंने आपको मोस्टली जो एग्जाम्पल बताया वो कौन सा है? एक्वेटिक एनिमल है। कौन सा एनिमल है? एक्वेटिक एनिमल है। इसके अंदर आपको मैंने बताया टेडपोल, मोस्टली टेडपोल, बोनीफिश, ठीक है, एंड इंसेक्ट। एंड क्या है बेटा? और कौन से इंसेक्ट? जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं। बात समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। और दैट काइंड ऑफ द एनिमल्स, ये जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? इन एनिमल्स को हम बोलेंगे अमोनोटेलिक एनिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? अमोनोटेलिक एनिमल बोलेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, सेकंड टाइप जो है वो एनिमल्स का वो है यूरियोटेलिक। वो कौन सा है बेटा? यूरियोटेलिक है। सेकंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। ठीक है, जनरली क्या होता है? जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है, कौन सा एनिमल है? यूरियोटेलिक एनिमल है। कौन सा है? यूरियोटेलिक एनिमल जो होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कौन कौन से आते हैं, इनके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। यूरियोटेलिक एनिमल वो होते हैं जिनके अंदर एज एक्सक्रीटरी सब्सटेंस या नाइट्रोजन इन वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर यूरिया को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, किसको बाहर निकाला जाता है? यूरियोटेलिक एनिमल्स। दोज एनिमल्स या दोज आर दे आर एक्सक्रीट एज एक्सक्रीटरी सब्सटेंस और यूरिया। ठीक है, वो किसको एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से बाहर? यूरिया को अगर बाहर निकालते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे बेटा? यूरियोटेलिक एनिमल
कहेंगे। जनरली जो टेरेस्ट्रियल सब्सटेंस, जो टेरेस्ट्रियल एलिमेंट या सॉरी एनिमल होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं या लैंडफॉर्म पे रहते हैं, पानी में नहीं रहते, ज़मीन पर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, है ना, उन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल हैं इनके अंदर क्या होता है कि एक लिवर के अंदर अमोनिया से लेस टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है बाय द आर्निथिन प्रोसेस, आर्निथिन साइकिल के द्वारा, जिसके अंदर उसको हम क्या कहते हैं बेटा, यूरिया कहते हैं। वो यूरिया जो होता है अमोनिया की तुलना में कम टॉक्सिक होता है, ठीक है। उसको एक्सक्रीशन करने के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है रेदर देन अमोनिया। अमोनिया की तुलना में अगर आप बात करेंगे तो यूरिया का एक्सक्रीशन करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे, या कंपैरिजन टू द अमोनिया, अगर अमोनिया की तुलना में आप देखेंगे तो ठीक है। तो यूरिया इसके अंदर एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस है, एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस है वो कौन सा हो गया बेटा, यूरिया हो गया। अब ये यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो किस में होता है बेटा, लिवर में होता है। जैसे मान लिया कहाँ होता है, अमोनिया है, अमोनिया का किस में कन्वर्ट किया जाएगा, इन लिवर। जो लिवर है बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। अगली जो इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक होता है देन अमोनिया। अमोनिया की तुलना में क्या होता है, कम विषाक्त तो होता है, कम टॉक्सिक होता है। तो इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। और इसके अंदर देखिए आप लोग एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल आ सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन, ठीक है। उसके अलावा कार्टिलेजियस फिश, कौन सी फिश होती है बेटा, कार्टिलेजियस फिश, फ्रॉग, टॉड वगैरह भी हो सकते हैं इसके अंदर, फ्रॉग, टॉड, फ्रॉग और टॉड भी इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। फ्रॉग और टॉड भी इसके अंदर हो सकता है। कार्टिलेजियस फिश जो है ना, उपास्थल मछलियां भी इसके अंदर आती हैं, जैसे शार्क वगैरह, कौन, शार्क वगैरह जो है वो कार्टिलेजियस फिश में आती है। तो शार्क वगैरह के अंदर वो यूरिया का एक्सक्रीशन करती है। किसका एक्सक्रीशन करती हैं बेटा, यूरिया का एक्सक्रीशन करती हैं। और कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं जो कि क्या होते हैं बेटा, सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स होते हैं जनरली, जैसे एलिगेटर हुआ, क्रोकोडाइल वगैरह जो है वो क्या होते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल होते हैं। कौन से एनिमल होते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल होते हैं। तीसरा जो है वो क्या है, यूरिकोटैलिक एनिमल है। कौन सा है, यूरिकोटैलिक एनिमल है। यूरिकोटैलिक जो है थोड़ा सा एडवांस्ड है, अगर देखें तो एक एडेप्टेशन है एनिमल का, बहुत अच्छा एडेप्टेशन है कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर जाएं, ठीक है। इसके लिए यूरिकोटैलिज्म होता है। कौन सा होता है बेटा, यूरिकोटैलिक एनिमल। कौन सा एनिमल होता है, थर्ड जो है वो कौन सा है, यूरिकोटैलिक एनिमल होता है, ठीक है। तो इनका एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस होता है, एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर। ये जनरली सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है। ये जनरली कैसा होता है बेटा, सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है। मिनिमम वाटर जो होता है रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम वाटर इसके अंदर इसके एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है बेटा, रिक्वायर्ड होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है जनरली जो आप बात करेंगे तो मैन, इसका जो एग्जाम्पल अगर आपकी बात करेंगे तो बर्ड्स, कौन हो गया, बर्ड्स। टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, रेप्टाइल्स जो हैं, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स की इसके अंदर आ सकते हैं। इंसेक्ट हो सकता है, कौन आ सकते हैं इसके अंदर, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। स्नेल हो सकता है, कौन हो सकता है, घोंघा, ठीक है, स्नेल हो सकता है। और लैंड क्रिस्टेशियंस होते हैं, ये आर्थ्रोपोडियंस होते हैं, ठीक है, इन कीड़ों के तरह ही होते हैं क्रिस्टेशियंस, ठीक है। वो सब के सब किस में आते हैं बेटा, यूरिकोटैलिक एनिमल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। आई होप कि आपको ये जो डिस्कशन है वो समझ में आया। मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजन एंड वेस्ट वी कैन डिवाइड द ऑल एनिमल्स इन द 3 टाइप्स जनरली। नंबर 1
अमोनोटैलिक, नंबर 2 यूरियोटैलिक, नंबर 3 यूरिकोटैलिक। नंबर 3 कौन सा है? यूरिकोटैलिक है। आगे मेरी बात समझ में, 3 टाइप्स के आपके एनिमल्स को आपने डिवाइड किया है। नंबर 1 अमोनोटैलिक, नंबर 2 यूरियोटैलिक, नंबर 3 यूरिकोटैलिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट डिस्कशन है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट डिस्कशन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। मैंने आपको बताया था पहले स्टार्ट में कि जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। एक्सक्रीशन प्रोसेस में आप क्या करेंगे, मैंने आपको ये बताया था कि जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट का डेवलपमेंट होता है या उनका सिंथेसिस होता है। उन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। जनरली क्या होता है, जो हायर एनिमल्स होते हैं जैसे ह्यूमंस हैं या अदर एनिमल्स हैं, उनमें एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेसिफाइड सिस्टम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेशलाइज्ड जो सिस्टम है उस सिस्टम को आप क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा उन नाइट्रोजनस जो वेस्ट है या एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस है उन सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकाला जाता है ताकि बॉडी का इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट के बीच में जो होम्योस्टेसिस बैलेंस है वो बना रहे, वो होम्योस्टेसिस है वो बना रहे। अगर इन केस कहीं ना कहीं कोई एरर आती है, कोई मतलब कि बैरियर आता है इस प्रोसेस में, तो हो सकता है कि आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो गड़बड़ा जा सकता है और वी कैन सफ़र फ्रॉम द मैनी काइंड ऑफ द डिजीज़। मैंने बहुत सारी डिजीज़ जो होती है उनसे हम लोग सफ़र करना पड़ सकता है। तो ये बॉडी के साथ, बॉडी के हर सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है। तो इन नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? देखिए, ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके अंदर मेन जो ऑर्गन होता है, जो मेन ऑर्गन होता है, ठीक है, उसको जो मेन ऑर्गन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। 1 पेयर ऑफ किडनी। कितना बेटा? 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है ह्यूमन में। क्या प्रेजेंट होती हैं? 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है? 1 पेयर 1 यूरेटर का होता है। किसका होता है? एक पेयर क्या होती हैं? मूत्र नलिकाएं होती हैं। और क्या होता है? तीसरा क्या होता है इसके अंदर? ब्लैडर होता है। क्या होता है? ब्लैडर होता है। क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? जो आपको एक डायग्राम की तरफ मैं आपको नज़र दिखाना चाहता हूँ। आप डायग्राम की तरफ अगर आपका ध्यान जाएगा तो आप देखिएगा कि जो ये सिस्टम का एक डायग्राम बना रखा है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, जिसके अंदर एक राइट और एक लेफ्ट किडनी मैंने शो कर रखी हैं। 2 किडनियाँ हैं, दोनों किडनियों से ग्रीन लाइन से आपको मैंने दिखा रखा है जो यूरेटर्स होती हैं। नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है विच इज कॉल्ड अ ब्लैडर होता है। ठीक है, ये ट्राइंगुलर शेप में होता है। किस शेप में होता है? तो लास्ट में एक पाइप में होता है जिसको आप लोग यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। ये जो किडनी होती है, बीन का जो सीड होता है उसकी शेप की होती है। किसका शेप की होती है? बीन यानी सेम के जो बीज होते हैं उसके शेप की होती हैं। इसका एक पार्ट जो होता है, जो अंदर वाला पार्ट जो होता है वो कॉनकेव होता है, बाहर वाला जो पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? इसके ऊपर एक पतला सा आवरण होता है, पतली सी लेयर होती है, इसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रीनल कैप्सूल कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी को जनरली हम लोग रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी कहते हैं। हालांकि ये हाईली थोड़े से वर्ड्स हैं, मैं इनको जानबूझ के यूज़ नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मैं मतलब कि जनरल साइंस के हिसाब से इसको पढ़ा रहा हूँ अप टू 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी कहते हैं। दिस इज किडनी, और इसको किडनी भी कहते हैं। ठीक है, वृक हिंदी में इनको कहा जाता है। एक जोड़ी में होते हैं। यहाँ पर जो इसका कॉन्केव पार्ट होता है जहाँ से रिनल आर्टरी, रिनल वैन, ठीक है, और यूरेटर्स, ठीक है, इंटर करती है किडनी में, ये थोड़ा अंदर दसा होता है। इस पार्ट को हम लोग हाइलस या हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हाइलस और हाइलम। बाद में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जहाँ से क्या
रेनल आर्टरी घुसती है, रेनल वेन आती हैं और यूरेटर्स किडनी के अंदर एंटर होती हैं। दो आपके पास किडनीज हैं, कितनी किडनी है, एक राइट किडनीज और एक क्या होती हैं बेटा, लेफ्ट किडनीज होती हैं। ये बॉडी के अंदर जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उसके ठीक लास्ट पर और लंबर थर्ड लंबर वर्टिब्रा के आसपास में ये प्रेजेंट होती है बॉडी के, मतलब कि जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें बैक साइड में, किस साइड में, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर, वर्टिब्रल कॉलम के, मेरा जो ये बैक दिख रहा है यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो इसके दोनों तरफ, ये जो बीच में वर्टिब्रल कॉलम होगा इसके दोनों तरफ ये किडनीज प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, दो किडनी प्रेजेंट होगी, एक लेफ्ट साइड में, एक तो मेरे इस राइट साइड में और एक मेरे कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में। दिस इज माई लेफ्ट हैंड, दिस इज माई राइट हैंड, दोनों साइड के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होता है। इनकी साइज थोड़ी सी अप एंड डाउन होती है, एक ऊपर होती है और एक क्या होती है, नीचे होती है। उसका कारण अगर आप थोड़ा सा गौर करके सोचिएगा तो आपको जरूर मिलेगा कि उसका रीज़न क्या है, क्यों एक ऊपर होती है और क्यों नीचे होती है। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिएगा कि सर क्या रीज़न है कि ऊपर और नीचे क्यों होती है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, इसके अंदर आपको मैंने दो लाइंस दिखा रखी है, एक ब्लैक है और एक ब्लू कलर से दिखा रखी है। जो ब्लू कलर वाली है वो रेनल वेन है और जो ब्लैक कलर वाली है वो कौन सी है, रेनल आर्टरी है। रेनल आर्टरी का काम क्या होता है, वो किडनी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है और रेनल वेन क्या करती है, किडनी से ब्लड ट्रेवल करके लेके जाती है टुवर्ड टू द हार्ट की तरफ। आगे मेरी बात समझ में, जो किडनी के अंदर जो यूरिन का जो सिंथेसिस होता है उस यूरिन को यूरेटर के द्वारा, किसके द्वारा, इन यूरेटर्स के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रेवल करके यूरिनरी ब्लैडर में लाया जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में जब तक स्टोर किया जाता है, जब तक इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए फोर्स एक्सक्रेट नहीं होता तब तक इसके अंदर क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। कितना क्या कुछ है वो बात की बातें हैं, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। हम लोग अभी इतना ही पढ़ना है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्या काम करता है, यूरिन को स्टोर करके रखने का काम करता है। अगर आप लोग इस किडनी की स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिटेल में स्ट्रक्चर करते हैं, हम लोग देखते हैं, तो अगर आप लोग इसका एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेते हो तो आपको एक किडनी इस प्रकार की दिखाई देगी जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। जनरली एक किडनी की जो लेंथ होती है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, और 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप इसकी लेंथ की बात करें, किडनी की लेंथ की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर होती हैं। अगर आप विड्थ की बात करेंगे 5 to 7 सेंटीमीटर होती हैं और इसकी थिकनेस की बात करें, किसकी बात करें, थिकनेस की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी थिकनेस होती है। कितनी थिकनेस होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी क्या होती है बेटा, थिकनेस होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। बहुत सिंपल सा डिस्कशन में कर रहा हूँ आपके सामने किडनी को लेकर, ठीक है। अगर आप एडल्ट की किडनी की बात करेंगे तो इसका वेट जो होता है 150 ग्राम का होता है। किसका होता है, फीमेल के अगर वेट की बात करेंगे तो ये 130 ग्राम्स का, 130 to 35 ग्राम का होता है। अगर आप जनरल एडल्ट मेल की बात करेंगे तो अगर इसका वेट होगा तो वो कितने के बराबर होगा, लगभग 150 ग्राम, ठीक है। और फीमेल की अगर आप बात करें तो फीमेल में होता है 130 to 135 ग्राम्स के इक्वल इसका क्या होता है, वेट होता है। क्या होता है, अगर आप किडनी की बात करेंगे, किडनी के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो ये एक पतली से मेम्ब्रेन में, थ्री लेयर मेम्ब्रेन्स में कवर्ड होता है। इस 3 लेयर मेम्ब्रेन को आप लोग क्या कहते हैं बेटा, रेनल कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनल कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनल वृक्क आवरण या रेनल कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और इसकी इंटरनल जब आप स्ट्रक्चर में झांकेंगे, देखेंगे, है ना, तब आपको इसमें 2 पार्ट दिखाई देंगे। एक तो इसका पेरिफेरल पार्ट और एक इसका मिड पार्ट होता है। इसका जो पेरिफेरल पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को आप क्या कहेंगे बेटा, कॉर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। और इसकी ये जो बीच वाला पार्ट है, इस पार्ट को आप क्या कहेंगे बेटा, मेड्यूला कहेंगे। क्या कहेंगे, तो 2 रीजन हुए किडनी के। नंबर 1 कॉर्टेक्स जो बाहर की तरफ होता है और जो अंदर वाला जो रीजन होता है वो कौन सा होता है, इसका मेड्यूला होता है। कौन सा होता है, मेड्यूला होता है। बात समझ में आ गई, 2 रीजन है। इसका जो कॉर्टेक्स पार्ट है मेडुला के अंदर धंसा हुआ रहता है, पुश्ड रहता है, अंदर की तरफ दबा हुआ रहता है, जिसकी वजह से अंदर इसमें ट्रायंगुलर शेप्स के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इसके कारण इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मेड्यूलरी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहेंगे, मेड्यूलरी पिरामिड। क्या कहेंगे,
इनको आप लोग क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड। 8 से 12 टोटल नंबर ऑफ द मेडुलरी पिरामिड इज 8 to 12 होते हैं। और जहाँ जहाँ पर ये धसा हुआ रहता है कॉर्टेक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुलरी कॉलम्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, या रेनल कॉलम कहा जाता है, या ब्रिटनीज कॉलम्स कहा जाता है। इनकी संख्या भी 8 to 12 होती है। कितनी होती हैं, 8 to 12 रेनल कॉलम्स, मेडुलरी कॉलम्स या ब्रिटनीज कॉलम्स भी कहा जाता है। ये जो अंदर की तरफ धंसे हुए रहते हैं, इन कॉलम्स को क्या कहते हैं हम लोग, रीनल कॉलम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल कॉलम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीनल कॉलम्स या ब्रिटनीज कॉलम्स कहा जाता है। टोटल इनकी संख्या भी किसके इक्वल होती है, मेडुलरी पिरामिड्स के इक्वल होती है। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस की किडनी में टोटल नंबर ऑफ द मेडुलरी पिरामिड इस 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। आगे मेरी बात समझ में क्लियर। जहाँ पे इसका आगे वाला जहाँ से रेनल वेन और रेनल आर्टरी जो इंटर करती है, जो ये रेनल वेन है, ये क्या है, रेनल वेन है, और ये रेनल क्या है, आर्टरी है, और ये क्या है, यूरेटर है। ये 3 चीज़ें हैं। जहाँ से ये तीनों चीज़ें एंटर करती हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हाइलम कहा जाता है। मैंने कहा जो धसा हुआ कपसेप्ट पार्ट होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ कॉनकेव पार्ट जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। और हाइलम के जो जहाँ पर हाइलम होता है, उसके आगे वाला पार्ट जहाँ पर ये जाकर ओपन होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनल पेल्विस कहा जाता है। रेनल पेल्विस एज कंटिन्यू into the major calyx and major calyx into the minor calyx। ठीक है, मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स में प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसके कोर्टेक्स पार्ट में अगर आप ऐसे देखेंगे, तो आपको ऐसे ग्रेन्युलरी डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, माल्पीजियन बॉडी, या क्या कहते हैं, माल्पीजियन बॉडी कहा जाता है। और दीज माल्पीजियन बॉडीज डेवलप या कंसिस्ट एज अ ग्लोमेरुलस एंड बॉमन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। बहुत सारे नेफ्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, अराउंड 10 मिलियंस के अराउंड। इसके अंदर जो मिलियंस के अंदर अराउंड जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम लोग, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। और ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, वो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो आपको मैंने अभी बताया कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि क्या होता है किडनी मतलब कि के अंदर कौन कौन से पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं, उनके ऊपर हमने डिस्कस किया था। मैं ऑरली रिकॉप कर देता हूँ एक बार। किडनी जो होता है संख्या में 2 होती हैं। एक पैर होता है किडनी का, और एक पैर यूरेटर होता है, और एक ब्लैडर होता है जनरली एक्सक्रीटरी सिस्टम में। किडनी का जो आगे वाला जो पार्ट होता है वो कॉनकेव होता है, पीछे वाला जो बाहर वाला जो पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है ना। कॉनकेव और कॉन्वेक्स इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, जहाँ पर रेनल आर्टरी, रेनल वेन एंटर करती है, वहाँ पर धसा हुआ जो पार्ट होता है उसको आप क्या कहते हैं, हाइलम या हाइलस कहते हैं। और जहाँ पर ये धस ओपन होती है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनल पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये रेनल पेल्विस कहते हैं। किडनी जो होती है एक पतले आवरण से, पतले थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, 3 लेयर थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं। विच इज कोल्ड रेनल कैप्सूल क्या कहलाती हैं। एंड किडनी आर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। वन इज द पेरिफेरल विच इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, एंड इंटरनल या मिडिल पार्ट जो होता है वो उसका क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है, मेडुला जो होता है ट्रायंगुलर सेप्स की मतलब कॉर्टेक्स के मेडुला के अंदर धंसने के कारण क्या हो जाता है कि मेडुला आर सीन एज अ ट्रायंगुलर सेप स्ट्रक्चर्स विच इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड। वो क्या कहलाता है, मेडुलरी पिरामिड कहलाता है। और जहाँ जहाँ ये कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर धंसता है, वहाँ पर कॉलमनर स्ट्रक्चर्स बनती है, जिनको रेनल कॉलम्स या ब्रिटनीज कॉलम्स कहा जाता है। ठीक है, किडनी के अंदर ऐसे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन बॉडीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, माल्पीजियन बॉडीज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और दीज माल्पीजियन बॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ बोवन कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस ऑफ द नेफ्रॉन। तो चलिए अब अपना अगला जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। जो डिस्कशन है, अभी तक आपने देखा था कि किडनी जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आपने डिस्कस किया था। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें आपने देखा था कि किडनी है, 2 किडनी है आपके पास, 2 यूरेटर है और एक ब्लैडर। ठीक है, उनका अरेंजमेंट आपने देखा था। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ दोनों किडनी प्रेजेंट होती है, दोनों से एक यूरेटर निकलती है और ब्लैडर में जाती है और वहाँ पर ओपन होती है। ठीक है, किडनी का काम क्या है, यूरिन का सिंथेसिस करना। किसका सिंथेसिस करना, और सिक्रेशन करना। सिंथेसाइज और सिक्रेशन करने का काम होता है यूरिन का। ठीक है, हालांकि जो यूरिया है उसका सिंथेसाइज लीवर में होता है, उसको वहाँ से ट्रेवल करके लाया जाता है ब्लड में, वहाँ फिल्टर होगा।
किडनी फिल्टर करने का काम करेगी मोस्टली, और सिक्रेशन करेगी वहाँ से क्या करेगी, सिक्रेट करेगी। ये बहुत थोड़ा सा जो डिस्कशन है आप अच्छी सी बड़ी क्लासों में देखेंगे बहुत अच्छे से इसका डिस्कशन। अभी मैं जनरल डिस्कशन करना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसके अंदर आप लोगों का। तो जनरली जो अगर आप बात करेंगे तो यूरिन जो है उसका सिक्रेशन होगा किडनी के द्वारा, ठीक है। अब वो कैसे होता है, ठीक है, तो हमारा जो डिस्कशन है वो नेफ्रॉन पर है। अभी जो डिस्कशन है वो किसके ऊपर है, नेफ्रॉन पे है। नेफ्रॉन को हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। होता क्या है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की कैसी यूनिट है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल यूनिट है। पहली बात तो आप ये क्लियर करिए, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है किडनी की, वृक्क की, ठीक है। मैंने बोला स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, कौन, नेफ्रॉन, ठीक है। स्मॉलेस्ट होती है। इसकी टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन, टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन इज 1 मिलियन। कितनी, लगभग यानी कि 10 लाख के बराबर। कितने लाख के बराबर, 10 लाख के इक्वल इनकी संख्या होती है इन 1 किडनी। एक किडनी में इनकी संख्या किसके बराबर होती है, 1 मिलियन के बराबर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। मैंने आपको बोला स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट है। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, इनकी संख्या है, टोटल नंबर ऑफ द नेफ्रॉन इन 1 किडनी इज 1 मिलियन। कितना है, 1 मिलियन, यानी 10 लाख के बराबर है। किसके बराबर है, 10 लाख के बराबर इसकी संख्या होती है। अगर आप इसकी संरचना देखें तो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर रखी है। इसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक तो इसका ये वाला पार्ट है, एक तो कौन सा पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। और एक इसके नीचे वाला जो हिस्सा आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ तक का ये पूरा हिस्सा। 2 पार्ट होते हैं एक नेफ्रॉन के अंदर। इसका ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग मैल्पिघी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैल्पिघी बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैल्पिघी बॉडी कहा जाता है। और मैल्पिघी बॉडी में 2 चीज आती है, एक तो ग्लोमेरुलस आता है, दूसरा आता है बोमन कैप्सूल, ठीक है। इसमें इसकी जो मैल्पिघी बॉडी है इसमें 2 चीजें आती है, एक तो ग्लोमेरुलस है और एक कौन है, बोवन कैप्सूल है। दूसरा जो इसका पार्ट है उसके अंदर एक तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, दूसरा हानले लूप है, और तीसरा जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, और चौथा जो है इसका पार्ट है वो कौन सा है, कलेक्टिंग डक्ट। ये इसका ट्यूबुलर पार्ट होता है, और ये इसका जो है वो क्या है, ग्लोमेरुलस और बोवन कैप्सूल से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैल्पिजियन बॉडी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मैल्पिजियन बॉडी भी कहा जाता है, जिसके अंदर कौन कौन आता है, ग्लोमेरुलस आता है, और कौन आता है भैया, बोवन कैप्सूल शामिल होता है। क्या शामिल होता है, बोवन कैप्सूल भी इसके अंदर शामिल होता है। तो आई होप आपको ये जो चीज़ है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं बात कर रहा हूँ नेफ्रॉन के ऊपर, और नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक तो इसका क्या होता है, मैल्पिजियन बॉडी होती है। एक इसका पार्ट कौन सा है, एक तो इसका पार्ट है मैल्पिजियन बॉडी है। कौन सा बॉडी है, मैल्पिजियन बॉडी के अंदर 2 चीज़ें कंसिस्ट होगी। नंबर 1 ग्लोमेरुलस प्लस बोवन कैप्सूल। ठीक है, इसमें 2 चीजें शामिल होगी। दूसरा इसका जो पार्ट है वो कौन सा है, ट्यूबुलर पार्ट है। कौन सा पार्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिनल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसके अंदर, दूसरा इसका पार्ट कौन सा है, रिनल ट्यूब्यूल भी है। रिनल ट्यूब्यूल में कौन कौन शामिल होगा, पीसीटी, डीसीटी और हेनले लूप, और चौथा जो होगा वो कौन होगा, सीटी होगा, कलेक्टिंग डक्ट होगा। 4 पार्ट हैं इसके रिनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट में जो आपको दिख रहे हैं।
और इसके अंदर अगर आप देखेंगे, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो ये जो बोवन कैप्सूल है वो कप शेप स्ट्रक्चर्स होती है, जहाँ पर कैसी होती हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है। इसके ऊपर कौन सी सेल्स होती हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स होती है, जिसके अंदर एक कैसा होता है, टफ्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स, टफ्ट ऑफ द ब्लड वेसल प्रेजेंट रहता है, विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इन द टफ्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, इन द ग्लोमेरुलस एफरेंट एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एक तो कौन सी आर्टरी होती है बेटा, एफरेंट होती है, दूसरी कौन सी होती है, एफरेंट होती है। ये वाली जो आर्टरी होती है वो कौन सी आर्टरी कहलाती है, एफरेंट आर्टरी कहलाती है। कौन सी आर्टरी कहलाती है, एफरेंट आर्टरी कहलाती है। ठीक है, और ये कौन सी कहलाती है, इफरेंट आर्टरी। कौन सी, इफरेंट। ठीक है, ये क्या करती है, ब्लड को लेकर आने का काम करती है, और ये ब्लड को वापस किडनी से बाहर लेकर जाने का काम करती है। आर्ट्रियोल होता है, ये कौन सी होती है, आर्ट्रियोल होती है एक्चुअल में। इनको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टरी नहीं कहकर क्या कहेंगे, आर्ट्रियोल कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, इनको आर्ट्रियोल कहेंगे भैया। एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है, और इफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है, ब्लड को लेकर जाने का काम करती है। दोनों के डायमीटर में कुछ डिफरेंस होता है, आप देख रहे हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल में डायमीटर का ज़्यादा होता है, इफरेंट का डायमीटर कम होता है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ के ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, और इसकी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं इन आर्ट्रियोल की, वो कैसी होती हैं, पोरस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड से क्या होता है, यूरिया और अदर जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होती है, जिसके अंदर जनरली ग्लूकोज भी होता है, वाटर भी होता है, कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं और इस बोवन कैप्सूल में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में ये फिल्ट्रेट जो होता है वो ट्रेवल करता है इनटू द रेनल ट्यूब्यूल्स, द वेरस द एब्जॉर्ब द नेसेसरी सब्सटेंस, और क्या होता है, अननेसेसरी जो सब्सटेंस है या अनवांटेड या वेस्ट सब्सटेंस होता है, उनको वापस आगे से कहाँ ट्रेवल करवाया जाता है बेटा, डिस्टल ट्यूबुल से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में, एंड देन मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स, एंड देन पेल्विस, एंड देन यूरेटर, एंड लास्ट एटलीस्ट कहाँ उसको स्टोर किया जाएगा, ब्लैडर में ले जाकर स्टोर किया जाएगा, जहाँ से क्या किया जाएगा, बॉडी से बाहर किया जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, ये है आपका ग्लोमेरुलस। दूसरा जो इसका मैं आपको बता रहा था, ये कप शेप जो स्ट्रक्चर है, वो कप शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, बोवन कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है, बोवन कैप्सूल कहला जाता है। ठीक है, बोवन कैप्सूल इज ओपन इनटू द पीसीटी। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, जहाँ से पीसीटी जुड़ी रहती है। पीसीटी की जो इनर वॉल होती है वो कैसी होती है, ब्रुश बॉर्डर्ड होती है, एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, एपिथेलियल सेल की बनी होती है। इसके अंदर ब्रुश बॉर्डर होती है, माइक्रोविलाइज होती है, विच आर हेल्प इनटू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द नेसेसरी सब्सटेंस लाइक द ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज वगैरह का इस यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। वो कैसे होता है, पैसिव होता है, एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे उनके आगे के वीडियोस के अंदर। मैं इस क्लास में एक बार और बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में आप लोगों को, बाद में इनको जब अच्छी हायर क्लासेस के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको मैं इनके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो ये ब्रुश बॉर्डर्ड एपिथेलियल सेल्स होती है यहाँ पर, जो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स आर continue into the hairpin like sap, hairpin shaped structure or U-shaped structure which is called Henle loop। वो किस में ओपन होती है, हैनले लूप में ओपन होती है। हैनले लूप में दो आर्म्स होती है, एक तो डिसेंडिंग आर्म होती है और एक कौन सी होती है, असेंडिंग आर्म होती है। जनरली हैनले लूप की जो डिसेंडिंग आर्म्स होती है वो कंटिन्यू रहती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स के साथ, वो थोड़ी सी मोटी होती है लेकिन बाद में जाकर वो थिन हो जाती है, कैसी होती है, बहुत पतली हो जाती है। देन कंटिन्यू इनटू द कॉन्वोल्यूटेड डिस्टल ट्यूब्स। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स जो है वो भी कॉन्वोल्यूटेड होती हैं एंड कंटिन्यू इन द कलेक्टिंग डक्ट। किस में ओपन होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती हैं। तो ये एक जो स्ट्रक्चर थी वो किसकी स्ट्रक्चर थी, नेफ्रॉन की। अकॉर्डिंग टू क्लास 10th दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसको अच्छे से समझना है कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए मैं बात करता हूँ, अगला जो टॉपिक है वो क्या है,
यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है मैं यही समझा देता हूँ आपको। यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है कि एफरेंट आर्टरियोल के द्वारा ब्लड को ट्रेवल करके कहाँ लाया जाता है, ग्लोमेरुलस में लाया जाता है, जहाँ पर उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन के बाद में क्या होगा, जो फिल्ट्रेट आएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, वो किधर से ट्रेवल करेगा, पीसीटी, जहाँ पर कुछ सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और कुछ सब्सटेंस को आगे ट्रेवल कर भेज दिया जाता है, जहाँ पर जैसे वाटर हो गया, कुछ एलिमेंट हो गए, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, इनका एब्जॉर्प्शन आगे की तरफ होता है। कुछ सोडियम का यहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है। आगे वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन डीसीटी में होता है, फिर सीटी में होता है। हालांकि जनरली पीएच का रेगुलेशन करती हैं इन मिनरल्स को क्या करके, एब्जॉर्ब करके। तीनों की तीनों, जैसे आपका ये कौन, पीसीटी, डीसीटी और हेनले लूप, तीनों की तीनों जो ट्यूबुल्स है वो पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। यहाँ पर सोडियम और कुछ एलिमेंट्स का ग्लूकोज के साथ एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। और फिर आगे चलकर फिर डीसीटी पर जाकर फिर क्या होता है, वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन होगा, एंड देन सीटी के अंदर जाकर इनको क्या किया जाएगा, फिर डाला जाएगा। देन ये कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर के थ्रू होकर यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा। दिस इज कॉल्ड वो यूरिन सिक्रेशन, दिस इज कॉल्ड यूरिन सिक्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा भी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सब ऑर्गन हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। जैसे लंग्स CO2 का एक्सक्रीशन करती है, स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड और बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं बॉडी के, जैसे पसीने के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द स्वेट के फॉर्म में मिनरल्स और साल्ट्स वगैरह जो वाटर होते हैं उनको बाहर एक्सक्रीट करती है। लीवर क्या करता है, लीवर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, मेजर ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है, विच इज़ क्या करता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक दो मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनको सिंथेसाइज करके बॉडी से बाहर निकालने का काम करवाता है। तो इसके मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा भी अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। आई होप आपको ये जो जनरल डिस्कशन है एक्सक्रीशन सिस्टम से लेकर आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे के जो वीडियो आएंगे उनके अंदर अच्छे से एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। और आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अभी कि बायोलॉजी के जो हायर क्लासेस के जो वीडियो है मैं जल्द लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने। जैसे सबसे पहले काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि सर टिश्यू पर आप वीडियो बनाइएगा, एनिमल और प्लांट टिश्यू के ऊपर, तो मैं जल्दी से आपको एनिमल और प्लांट टिश्यू के ऊपर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।